Good morning, students. I am Dr. Neera Singh from Zoology Department of Meerut College, Meerut. Today I am going to discuss methods of pedigree analysis. Before starting the analysis of a pedigree, we must know what is a pedigree. Pedigree symbolically represents history of matings in a family with their offspring in regard to a particular genetic trait. यानी कि पेडिग्री होती है किसी भी फैमिली की जितनी भी उसमें मैरिजेस हुई हैं, उनके जितने ऑफस्प्रिंग हुए हैं, उन सबको एक स्पेसिफिक मेथड से, एक स्पेसिफिक तरीके से अरेंज करते हैं और अरेंज करते हैं इन रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर जेनेटिक ट्रेट, यानी कि एक खास जेनेटिक ट्रेट जिसके बारे में हमको जानना है या जिसकी इनहेरिटेंस हमको स्टडी। Or you can see the pedigree is a diagram showing the ancestral relationships and transmission of genetic traits over several generations in a family. Or another definition is a pedigree is diagrammatic representation of two or more generations of a family's lineage, often showing a genetic trait. एक जेनेटिक ट्रेड शो करते हुए, जेनेटिक ट्रेड जिसको हमें स्टडी करना है, उसको देखे जो बहुत सारी उसकी फैमिली की जितनी भी जनरेशन है, जितने के बारे में भी हमें पता लग सकता है, जिन जनरेशंस के बारे में, उनको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट। जब हम पेडिग्री ड्रॉ करेंगे तो पेडिग्री ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ स्पेशल स्पेसिफिक नोटेशंस और स्टैंडर्ड यूज करने। So during drawing a pedigree, the information about family relationships and the phenotypes of family members is summarized in the pedigree in a graphical format. Each individual is represented by a symbol. हर इंडिविजुअल के लिए एक स्पेसिफिक सिंबल होता है, उस सिंबल से उस इंडिविजुअल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। पेडिग्री में क्या सिंबल यूज होते हैं ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। These are the symbols which are used in a pedigree. A female is shown with a circle. A male is shown with a square. And if there is no need of showing sex of the person, then it is represented by a diamond shape. If parents are affected, a person is affected, उसको वो डिजीज है, सपोज करिए हम स्टडी कर रहे हैं एल्बिनिज्म, तो वो पर्सन एल्बिनो है, तो हम उसके लिए फुल सर्कल, फील्ड सर्कल कह सकते हैं आप, फील्ड सर्कल या फील्ड स्क्वायर हम यूज करेंगे। मैरिज शो करने के लिए हम मेल को और फीमेल को कनेक्ट करते हैं बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर आप मैरिज में दो हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्टेड देख रहे हैं तो इट मींस इट इज अ कोसैंग्विनस मैरिज। कोसैंग्विनस मैरिज मींस मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेशंस और ब्लड रिलेशंस। उसके बाद मैरिज के बाद एक वर्टिकल लाइन से, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से पेरेंट्स को कनेक्ट करा था, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, और उसमें फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ऑफस्प्रिंग है उनको ऑर्डर ऑफ बर्थ अरेंज करा जाता है, जैसे कि फर्स्ट सन, सेकेंड डॉटर, थर्ड डॉटर, फोर्थ अगेन सन। अगर ट्विंस प्रेजेंट हैं, दो तरह के ट्विंस होते हैं आपको मालूम है, डाइजाइगोटिक ट्विंस एंड मोनोजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस को दो स्लैंटिंग लाइंस और उनको फिर ऊपर कनेक्ट करके तब पेडिग्री की जो लाइन है इससे कनेक्ट करते हैं, तो दे रिप्रेजेंट डाइजाइगोटिक ट्विंस। और अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तो ये जो दो लाइंस है इनको बीच में जोड़ देते हैं, या कभी कभी ये जो दोनों स्लैंटिंग लाइंस है इनको एक साथ बिना आपस में कनेक्ट करे कनेक्ट करते हैं विद दिस हॉरिजॉन्टल। इसके बाद अगर सपोज करिए 4 सन्स हैं अनअफेक्टेड, उनको कोई डिजीज नहीं है, हमें उनको अलग से स्पेसिफिकली शो करने की जरूरत नहीं है, तो स्क्वायर बना के उसके अंदर नंबर लिख देंगे 4। इसी तरह से अगर डॉटर है अनअफेक्टेड है, उनको हमें डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो भी जितनी डॉटर्स है उनका नंबर लिख देंगे 2, 3, 4, 5 जितनी। और अगर पेडिग्री में एक इंडिविजुअल की तरफ एरो इंडिकेट कर रहा है, दिस एरो शोज
proband, or prosopitus or prosopita. Prosopitus is used for male and prosopita is used for female, and proband word is used for both sex. तो ये एरो शो करता है कि इस इंडिविजुअल से ये पेडिग्री को ट्रेस करना शुरू करा था। इसके बाद अगर सर्कल या स्क्वायर को लाइन से कट कर रखा है तो इट मीन दैट पर्सन इज नो मोर लिविंग, ही इज डेड. If a small dot is shown in the circle or square, it means this person is a heterozygous or carrier person. और जो जनरेशंस होती हैं एक के बाद एक, वो भी आप आगे भी देखेंगे, उन जनरेशंस को रोमन नंबर से डिनोट करते हैं. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन. और इसमें इंडिविजुअल्स को फिर अरेबिक न्यूमरल से इंडिकेट करते हैं, 1 2 3 4 5. So these are the symbols which are used in a pedigree. ये आपको ध्यान रखने हैं कि क्या सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी आप पेडिग्री को एनालाइज कर पाएंगे. Before starting analysis of a pedigree, we must know or we must refresh our knowledge about the types of inheritance. कितने तरह की inheritance होती है? There are two types of inheritance, autosomal and sex linked. आपको मालूम है जो total number of chromosomes होते हैं उसमें से one pair is responsible for determination of the sex of individual, and this pair of chromosomes is known as sex chromosomes. ये दो तरह के होते हैं, एक्स एंड वाई. तो जो जीन्स सेक्स क्रोमोसोम्स पे यानी कि एक्स और वाई क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होती हैं उनकी इनहेरिटेंस कहलाती है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. बाकी जीन्स विच आर सिचुएटेड ऑन ऑटोसोम्स आर नोन एज ऑटोसोमल इनहेरिटेंस. ऑटोसोमल इनहेरिटेंस या ऑटोसोमल जीन्स कैन बी आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव. इसी तरह से जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की जीन्स है, दीज कैन आल्सो बी डोमिनेंट और रिसेसिव. इन सेक्स लिंक में अगर जीन्स एक्स क्रोमोसोम के ऊपर सिचुएटेड है, दीज आर नोन एज एक्स लिंक्ड, और अगर वाई क्रोमोसोम के ऊपर सिचुएटेड है, देन दीज आर नोन एज वाई लिंक्ड. और इन दोनों का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस डिफरेंट होता है. अब मैं सबसे पहले आपको शो करती हूँ मैं मोस्ट वेल नोन पेडिग्री. दिस इज पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया. क्वीन विक्टोरिया की पेडिग्री सबसे पहले असेंबल करी गई थी इन फुल डिटेल, क्योंकि जो रॉयल्स होते हैं उनकी फैमिली हिस्ट्री सबको मालूम होती है. एंड दिस पेडिग्री वाज प्रिपेयर्ड बाय हेल्डेने ड्यूरिंग 1800 सेंचुरी. दिस इज क्वीन विक्टोरिया एंड हर हस्बैंड प्रिंस एल्बर्ट. क्वीन विक्टोरिया से पहले रॉयल फैमिली में देयर वाज नो ट्रेस ऑफ हीमोफीलिया. क्वीन विक्टोरिया के ऑफस्प्रिंग में उनका जो एक बेटा था, आउट ऑफ 9 children, one son was hemophilic and he died at the age of 31. Hemophilia disease में क्या होता है, छोटे से माइनर कट के बाद भी ब्लड कीप ऑन फ्लोइंग, ब्लड फेल टू क्लॉट. ब्लड क्लॉट नहीं होता जिसके कारण ब्लड लगातार फ्लो करता रहता है और थोड़ी सी भी इंजरी इट कैन कॉज डेथ. बाकी जो क्वीन विक्टोरिया के सारे ऑफस्प्रिंग हैं उनको सबकी आगे तक पेडिग्री ट्रेस करिए. फर्स्ट डॉटर, उसकी जनरेशन में आगे कहीं उसकी जो मैरिज हुई थी वो जर्मनी की रॉयल फैमिली में हुई थी. उसकी फैमिली में आगे देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ हीमोफीलिया, दैट मींस शी वाज नॉर्मल. सेकंड सन के आगे तक, सेकंड सन जो है वो इंग्लैंड का किंग बना था, वो आगे तक उसकी जो जनरेशन है देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ हीमोफीलिया. तो इसकी थर्ड डॉटर थी क्वीन विक्टोरिया की एलिस. के जो ऑफस्प्रिंग थे उसमें से वन ऑफस्प्रिंग वाज हीमोफिलिक, वन सन वाज हीमोफिलिक. और उसकी जो बेटी थी एलेक्सिस वाज मैरिड इन द रॉयल फैमिली ऑफ रशिया. रशिया में किंग्स को जार बोलते हैं और क्वीन को बोलते हैं जारीना. तो एलेक्सिस वाज जारीना ऑफ रशिया. की 4 डॉटर्स थी, वन सन था. दैट सन वाज हीमोफिलिक. उसका नाम था एलेक्सिस. जब एलेक्सिस को ब्लीडिंग होती थी तो देयर वाज अ मॉन्क रास्पुटिन, ही यूज्ड टू बी कॉल्ड, और उसका कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस था भी बच्चे के ऊपर कि वो उसकी ब्लीडिंग्स को रोक देता था. साइंटिफिक रीजन क्या हो सकता है? साइंटिफिक रीजन कैन बी दिस कि अगर ब्लीडिंग शुरू हो गई और पता है कि इसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, ब्लीडिंग विल कीप ऑन टेकिंग प्लेस, वो पर्सन और ज्यादा एंजाइटी में आ जाता है. एंड ड्यू टू एंजाइटी रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीजेस, तो और ज्यादा ब्लड फ्लो होता है. तो जो रास्पुटिन था
वो बच्चे को काम कर देता था, शांत कर देता था। धीरे धीरे शांत होने से रेट ऑफ हार्ट बीट स्लो हो जाएगा और धीरे धीरे ब्रीथिंग बंद हो जाती है। तो इस रास्पुतिन हैड मेनी स्ट्रेंज वेज, ही वाज नोन एज मैड मॉन्क, और ये जो था रशियन रिवॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार था। Alexis died at the age of 14, but his death was not due to hemophilia. He was killed in Russian Revolution along with his four sisters. इसके बाद इधर आप देखते आइए नीचे, सन है, सन हीमोफिलिक है, पूरी पेडिग्री में कोई भी डॉटर हीमोफिलिक नहीं है। क्वीन विक्टोरिया में मोस्ट प्रोबेबली सम म्यूटेशन टुक प्लेस, तो म्यूटेशन हुई जिसने आगे उन्होंने अपने ऑफस्प्रिंग को ट्रांसमिट करा। टोटल 5 daughters में से 2 daughters were carrier and out of 4 sons 1 son was hemophilic. उसने आगे अपनी जो hemophilic बेटा था उसके ऑफस्प्रिंग में nobody was hemophilic, but his grandson was hemophilic. So this is the most well-known pedigree, that is of hemophilia, which is a sex-linked recessive trait. अब हम देखते हैं ऑटोसोमल ट्रेट्स। ऑटोसोमल ट्रेट अभी आपको बताया था, दिस कैन बी रिसेसिव एज वेल एज डोमिनेंट। तो जो आप जब ऑटोसोमल कोई भी पेडिग्री जब देखते हैं आप, वो तो मैंने आपको पेडिग्री दिखाई थी, अब मैं आपको बताऊंगी हाउ यू विल एनालाइज और स्टडी अ पेडिग्री। जब आप पेडिग्री देखेंगे तो उसमें आप सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट आप ये देखेंगे कि कितने इंडिविजुअल्स और किस सेक्स के अफेक्टेड है, how many males and how many females are affected with a particular disease in pedigree. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 मेल्स और 1 फीमेल अफेक्टेड है। अगर मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है, इट मींस दिस इज अ ऑटोसोमल ट्रेट। ऑटोसोमल ट्रेट है तो इसमें मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है। फर्स्ट जनरेशन में मेल अफेक्टेड है, फीमेल नॉर्मल है, और इनके तीनों ऑफस्प्रिंग्स में से nobody is affected, all are normal. In the second marriage, both individuals are normal, all their offspring are normal. Marriage of this second generation, 3 and 4th, produces 1, 2, 3, 4, 5, 6 children. Out of these 6, 2 are affected, 1 is male and second is female. पहली बात तो मैंने आपको ये बता दी कि अगर मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है तो इट इज अ ऑटोसोमल ट्रेट। दूसरी बात आप ये देखेंगे कि जो रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं दे स्किप जनरेशन। रिसेसिव ट्रेट हर जनरेशन में अपीयर नहीं होती, एक जनरेशन छोड़ देती है। रिसेसिव ट्रेट कब अपीयर होगा, व्हेन अ पर्सन विल बी होमोजाइगस फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए अगर कोई पर्सन होमोजाइगस है तभी वो होगा, इफेक्ट शो करेगा, अदरवाइज वो नॉर्मल रहेगा। अब यहाँ पे ये पर्सन होमोजाइगस है, वाइफ इसकी नॉर्मल है क्योंकि इनका कोई भी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड नहीं, क्योंकि फादर यानी कि फर्स्ट वन इंडिविजुअल इज होमोजाइगस फॉर अ पर्टिकुलर जीन, तो इसके जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे ऑल विल बी हेटेरोजाइगस। सारों में एक एक जीन इस रिसेसिव ट्रेट की प्रेजेंट होगी। 3 और 4 नॉर्मल है दोनों, ये दोनों हेटेरोजाइगस हो सकते हैं किसी भी जीन के लिए, इनके सारे ऑफस्प्रिंग नॉर्मल है, लेकिन मैरिज ऑफ 3 and 4 प्रोड्यूसेस 2 अफेक्टेड पर्सन, 2 अफेक्टेड पर्सन हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो फर्स्ट जनरेशन के 3 और 4 पर्सन है, ये दोनों भी हेटेरोजाइगस है फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेट, जिससे ये फर्स्ट इंडिविजुअल अफेक्टेड है। तो ये इनके ऑफस्प्रिंग में से भी कुछ हेटेरोजाइगस है। ये 4 पर्सन जो है, 4 डॉटर, नंबर 4 नंबर की जो डॉटर है, शी इज हेटेरोजाइगस। दिस थर्ड नंबर का सन, ही इज हेटेरोजाइगस। इन दोनों की मैरिज से 2 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए विच हैव अ रिसेसिव। और यहाँ पे ये एरो दिखा रखा है, एरो आपको क्या शो कर रहा है कि ये जो इंडिविजुअल है थर्ड जनरेशन का 4th जनरेशन, यहाँ से हमने पेडिग्री को ट्रेस करना शुरू करा है, ही इज अ प्रोबैंड। तो रिसेसिव ट्रेट के लिए, ऑटोसोमल ट्रेट के लिए हम ये देखते हैं जो मेल एंड फीमेल बोथ आर अफेक्टेड इन अ पेडिग्री।
तो ये ऑटोसोमल ट्रेट होगा। दूसरी बात फिर हम देखते हैं वेदर इट इज अ डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। तो रिसेसिव ट्रेट आपका हर जनरेशन में अपीयर नहीं होगा, डोमिनेंट ट्रेट होगा तो हर जनरेशन में अपीयर होगा, लेकिन रिसेसिव ट्रेट हर जनरेशन में अपीयर नहीं होगा। दिस इज सेकेंड पेडिग्री ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में नो वन इज अफेक्टेड, सेकेंड जनरेशन में नो वन इज अफेक्टेड, थर्ड जनरेशन अगेन नो वन इज अफेक्टेड, कोई भी अफेक्टेड नहीं है, लेकिन फोर्थ जनरेशन में आफ्टर अ कोसैंग्विनस मैरिज, ये जो थर्ड जनरेशन का 3 और 4 इंडिविजुअल दिखा रखा है, इनके बीच में जो मैरिज है वो कोसैंग्विनस मैरिज है, बिकॉज दे बोथ हैव कॉमन ग्रैंड पेरेंट्स। जो ग्रैंड पेरेंट्स है कॉमन है, इनका एक ऑफस्प्रिंग ये है, एक ये है, तो ये इसकी का सन है और ये इसकी डॉटर है। इन दोनों के बीच में मैरिज, इट इज नोन एज कोसैंग्विनस मैरिज, मैरिज बिटवीन ब्लड रिलेशंस और क्लोज रिलेटिव्स। तो क्योंकि ये दोनों ही स्टेट के लिए हेट्रोजाइगस है, तो देयर टू ऑफस्प्रिंग्स आर सफरिंग फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। और जो जेनेटिक ट्रेट कोसैंग्विनस मैरिज के बाद अपीयर होता है यूजुअली, दैट इज अ रेयर जेनेटिक ट्रेट, जो आमतौर पे पॉपुलेशन में नहीं मिलता, किसी एक फैमिली में मिलता है। तो जब उसके दो इंडिविजुअल के बीच में मैरिज होती है तभी पर्सन्स होमोजाइगस होते हैं। नेक्स्ट इज अगेन ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री, और इसमें ये दिखाया है कि किस तरह से दो हेट्रोजाइगस पर्सन्स के 1/4 ऑफस्प्रिंग विल बी होमोजाइगस फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। जो फर्स्ट जनरेशन का इंडिविजुअल 1 और 2 है, मेल और फीमेल है, ये दोनों ही हेट्रोजाइगस है, तो ये 50% एग्स विल बी प्रोड्यूस्ड विद अ कैपिटल ए एंड 50% विल प्रोड्यूस विद अ स्मॉल ए। इसी तरह से sperms 50% will be with normal allele and 50% will be with allele for albinism. तो इनके 1/4 ऑफस्प्रिंग जो है they will suffer from albinism. ये एक्चुअल पेडिग्री है इस फैमिली की। ये पेरेंट्स हैं दोनों, they have 5 sons and out of these 5 sons 2 are albino, 4 are normal, and out of 6 sons 2 are albino and 4 are normal. अब आपका आया ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट में सबसे पहले आप ये देखेंगे वेदर इट इज ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है पेडिग्री में, इसका मतलब है दिस इज अ ऑटोसोमल ट्रेट, यानी कि इसकी जीन सिचुएटेड है ऑन ऑटोसोमल। इसके बाद आप ये देखते हैं जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में मेल इज अफेक्टेड, फीमेल इज नॉर्मल, बट 50% of their offspring are affected. 50% offspring को ये डिजीज है, सबको नहीं है। इसका मतलब हुआ कि दिस फादर इज हेट्रोजाइगस फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। एक इस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए फादर हेट्रोजाइगस है, इसलिए उसने अपने 50% ऑफस्प्रिंग्स को डिजीज की जीन दी है और 50% ऑफस्प्रिंग्स को नॉर्मल जीन ट्रांसमिट कर। मदर नॉर्मल है क्योंकि फादर हेट्रोजाइगस है और ऑफस्प्रिंग को ट्रांसमिट कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि दिस ट्रेट इज डोमिनेंट, ये डोमिनेंट ट्रेट है। इसके बाद आप नेक्स्ट जनरेशन में देख रहे हैं, यहाँ पे फिर आपको डिजीज दिखाई दे रही है। डोमिनेंट ट्रेट में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन अ डोमिनेंट ट्रेट, इफ 2 persons आर अनअफेक्टेड दे कैन नॉट हैव अ अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। अगर पेरेंट्स दोनों ही अनअफेक्टेड हैं तो उनका कोई भी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड नहीं होगा। क्यों नहीं अफेक्ट होगा, क्योंकि जो डोमिनेंट जीन्स होती है these represent themselves, these express themselves in heterozygous as well as homozygous condition. हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस दोनों कंडीशन में ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है, इसलिए ये जीन्स आपकी, अगर दोनों पर्सन नॉर्मल है इसका मतलब है दोनों होमोजाइगस है नॉर्मल एलील के लिए, तो ये अपने किसी भी ऑफस्प्रिंग को ये ट्रेट ट्रांसमिट नहीं करेंगे। दोनों साइड की आपको इसमें सेकंड जनरेशन में 3 मैरिजेस दिखाई गई हैं। फर्स्ट मैरिज में फादर इज अफेक्टेड, उसके 2 ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड हैं। सेकंड मैरिज में नोबडी इज अफेक्टेड, उनके सारे ऑफस्प्रिंग नॉर्मल हैं। और थर्ड जनरेशन में आपके
फिर अफेक्टेड पेरेंट्स में से एक मदर अफेक्टेड है तो फिर उनके ऑफस्प्रिंग में से एक ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड। तो मतलब है दिस इज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट एंड दिस पर्सन ऑफ फर्स्ट जनरेशन इज हेट्रोजाइगस फॉर द ट्रेट। ट्रेट के लिए ये हेट्रोजाइगस। ये आपको फिर से एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की पेडिग्री शो करी है। इसमें भी आप देखेंगे कंडीशन फर्स्ट जनरेशन में फादर इज अफेक्टेड तो इनके ऑफस्प्रिंग में से 50% ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है। बोथ मेल एंड फीमेल आर अफेक्टेड। ये मेल है, ये मेल है, 2 मेल्स है और 3 फीमेल्स आर अफेक्टेड। इसका मतलब है कि ये ऑटोसोमल ट्रेट है। ये बार बार रिपीट कर रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ आपको। और क्योंकि सेकेंड जनरेशन में ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट अफेक्टेड, दिस मींस फादर इज heterozygous for this particular trait. अब ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की पेडिग्री है। यहाँ पे आप देखेंगे अनयूजुअल थिंग, फर्स्ट जनरेशन में नो वन इज अफेक्टेड। सेकेंड जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स में से आउट ऑफ 6 ऑफस्प्रिंग 1 इज अफेक्टेड। इसके बाद हर अफेक्टेड इंडिविजुअल के ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेकेंड जनरेशन का सेकेंड पर्सन है, ये डॉटर है, he had a mutation, इसमें म्यूटेशन हुई है और यहाँ से ये ट्रेट स्टार्ट हुआ है, फिर आगे ये लगातार ट्रांसमिट होता चला। ये आपको एक फैमिली दिखाई है डोमिनेंट ट्रेट की, जिसमें ऑल ऑफस्प्रिंग, ये जितने भी सिबलिंग्स हैं 7 सिबलिंग्स हैं, ऑल शो dwarfism, जो कि डोमिनेंट ट्रेट है। Now we come to the sex-linked pedigree, sex-linked inheritance. यहाँ पे आप देखेंगे जो पहली बात मैंने आपको पहला पॉइंट किसी भी पेडिग्री को जब आप एनालाइज करना शुरू करते हैं बताया है कि आप ये देखेंगे कितने मेंबर, कितने मेल और कितने फीमेल अफेक्टेड है। यहाँ आप देख रहे हैं ओनली मेल्स आर अफेक्टेड, नो फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम द ट्रेट। जो भी ट्रेट हम स्टडी कर रहे हैं, सपोज वी आर स्टडिंग हीमोफीलिया और वी आर स्टडिंग कलर ब्लाइंडनेस, तो ये केवल 3 मेल्स अफेक्टेड है। तो ये फैक्ट इंडिकेट करता है कि ये पेडिग्री जो है किसी सेक्स लिंक्ड ट्रेट की है। सेक्स लिंक्ड ट्रेट में एक और पिक्यूलियर फीचर होता है, दैट इज ये जो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, ट्रेट है, इट आल्सो स्किप्स जनरेशन। ये देखिए फादर अफेक्टेड है, इसके ऑफस्प्रिंग में कोई भी अफेक्टेड नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में फिर अफेक्टेड है। ये दोनों अनअफेक्टेड है, इनका जो सन है वो अफेक्टेड है। इसका रीजन क्या है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। जो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस वो आपने देखी थी, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। ये है आपकी सेक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड मींस जीन फॉर दिस ट्रेट इज सिचुएटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड है, ये सारे ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड नहीं है, ओनली 2 आर अफेक्टेड। इट मींस दिस फीमेल इज हेट्रोजाइगस फॉर द ट्रेट। और फीमेल के मेल और फीमेल दोनों ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड। यहाँ मेल अफेक्टेड है लेकिन इसका कोई भी सन अफेक्टेड नहीं है, ओनली 2 डॉटर्स आर अफेक्टेड। नॉर्मली सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल बोथ आर नॉट अफेक्टेड, लेकिन ये स्पेशल केस है, यहाँ पे आपका मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है। और यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है, लेकिन फादर से जो डिजीज ट्रांसमिट हुई है वो केवल डॉटर्स को हुई है, सन्स को नहीं हुई। कौन नहीं हुई है? देखिए फीमेल्स हैव 2 X chromosomes and males have only 1 X chromosome। एक X chromosome होता है मेल्स में और एक होता है Y chromosome।
तो मेल्स में तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होगी, वेदर इट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, ये सारे मेल्स में एक्सप्रेस होगी बिकॉज मेल्स है ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, लेकिन फीमेल्स है 2 एक्स क्रोमोसोम्स। तो अगर फीमेल के एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव जीन प्रेजेंट होगी तो इसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो उसकी जितनी भी डॉटर होंगी, उसमें से 50% डॉटर्स विल इनहेरिट नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम एंड 50% डॉटर्स विल इनहेरिट डिजीज्ड एक्स क्रोमोसोम। लेकिन अगर फादर नॉर्मल है तो ये दोनों डॉटर फादर से नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट कर लेंगी, सो दे विल बी नॉर्मल। इसीलिए आपने पेडिग्रीज में देखा फीमेल कैरियर थी, अफेक्टेड नहीं थी रिसेसिव ट्रेट के लिए। और अब अगर फादर के एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन सिचुएटेड है तो सन्स इनहेरिट वाई क्रोमोसोम फ्रॉम देयर फादर। जितने भी सन होते हैं वो वाई क्रोमोसोम तो फादर से इनहेरिट करते हैं और एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट करते हैं मदर से। मदर से वो कोई सा भी एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट कर सकते हैं। अगर वो डिजीज वाला एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट करेंगे तो वो डिजीज शो करेंगे। सपोज करो मदर के एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया है और हीमोफीलिया का एक्स क्रोमोसोम सन ने इनहेरिट कर लिया, तो दिस सन विल बी हीमोफीलिया। इसलिए सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इज डिफरेंट बिकॉज मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल्स हैव 2 एक्स। क्लियर? अब दूसरी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस मींस डिजीज ऑफ जीन इज सिचुएटेड ऑन वाई क्रोमोसोम ऑफ मेल। वो मेल के वाई क्रोमोसोम के ऊपर सिचुएटेड है। तो जितने भी सन होंगे दे विल इनहेरिट वाई क्रोमोसोम फ्रॉम देयर फादर एंड डॉटर्स हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम, दे इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम ऑफ देयर फादर। तो वाई लिंक जो ट्रेट है वो केवल मेल से मेल में जाते हैं, फीमेल्स डू नॉट इनहेरिट। Females do not inherit Y chromosome. So genes which are situated on Y chromosomes are represented only in males, and these genes are whether dominant or recessive, this you cannot say because there is only one Y chromosome. एक ही Y chromosome है तो उसके ऊपर वो जीन dominant है या recessive है, इसको हम नहीं बता सकते। आपने देख लिया what is the method of pedigree analysis। अब आप लोग ये पूछ सकते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, now we have so many advanced techniques, we have deciphered the human genome, we know the position of genes on chromosomes, we know the base sequence of genes, so what is the need of doing this very old method of pedigree analysis? जब हमारे पास इतनी एडवांस टेक्निक प्रेजेंट है तो हमको ये पेडिग्री एनालिसिस जैसा पुराना तरीका यूज करने की क्या जरूरत है? आप ये बात ध्यान करिए कि फॉर डूइंग, जब हम जीन को स्टडी कर रहे हैं, जीन का हमने बेस सीक्वेंस देख लिया, हमने जीन की पोजीशन देख ली, लेकिन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन कैन बी स्टडीड ओनली इन द ऑर्गेनिज्म इन व्हिच दैट जीन इज प्रेजेंट। किसी जीन का एक्सप्रेशन क्या है, क्या उसका फंक्शन है, वो आप ऑर्गेनिज्म को स्टडी करके ही देख सकते हैं। वो आप उसका बेस सीक्वेंस जान के नहीं पता कर सकते कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन और हाउ दिस जीन इज एक्सप्रेस्ड। तो इसके लिए यू विल रिक्वायर एक्सपेरिमेंट्स ऑफ जेनेटिक्स, जैसे कि मेंडल ने करा था। मेंडल ने आपको कि कोई कैरेक्टर कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होता है, वेदर इट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करे थे। ही डिड सेलेक्टेड मेटिंग, उसने 2 अलग अलग कैरेक्टर वाले प्लांट सेलेक्ट करे थे, उनके बीच में मेटिंग करा के रिजल्ट देखी। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आप जेनेटिक्स के लिए सेलेक्टेड मेटिंग कराएंगे। दिस सेलेक्टेड मेटिंग इज नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में आप अपनी मर्जी से एक्सपेरिमेंटल मेटिंग नहीं करा सकते। सेकेंड थिंग, जो कैरेक्टर आपने जो मेंडल कंक्लूजन पे पहुंचा वेदर कैरेक्टर इज डोमिनेंट और रिसेसिव, उसके लिए ही कलेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ सीड्स स्टडी करे थे, कलेक्ट करे थे, फिर उनकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करे थे। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में ये पॉसिबल नहीं है
क्योंकि नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इज लिमिटेड। और आप किसी को ये नहीं कह सकते हेरिडिटी स्टडी के लिए यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर ऑफस्प्रिंग। हर आदमी अपनी मैरिज में अपनी मर्जी से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, तो यू कैन नॉट कम टू अ कॉन्क्रीट कंक्लूजन। एक या दो इंडिविजुअल स्टडी करके जो आपको पेडिग्री एनालाइज करने को दी जाती है, उनमें आपको करीब करीब सेम स्टैटिस्टिकल डेटा दिखाया जाता है, लेकिन नॉर्मली इन लाइफ इट डज नॉट हैपन सो। आपने देखा था क्वीन विक्टोरिया के आउट ऑफ 9 चिल्ड्रन ओनली वन वाज हीमोफिलिक, जबकि कायदे से 50% सन्स उसके हीमोफिलिक होने चाहिए थे, बट ओनली वन सन वाज हीमोफिलिक। तो इसलिए आप इसमें पहली बात, यू कैन नॉट डू सेलेक्टिव मेटिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। नंबर 2, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज वेरी स्मॉल, एंड नंबर 3, लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज वेरी लॉन्ग। तो कोई भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल होता है, ड्रोसोफिला है या पी प्लांट है, उसमें आपको ड्रोसोफिला की 15 डेज में आपको नेक्स्ट जनरेशन मिल जाती है, पी प्लांट की नेक्स्ट ईयर में आपको नई जनरेशन मिल जाती है, बट ह्यूमन बीइंग्स का लाइफ स्पैन है। तो कोई भी साइंटिस्ट ही कैन स्टडी एट नॉट मोर देन 3 generations और 4 generations ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो एक लंबी लॉन्ग ड्रॉन कैटेगरी बनाने के लिए और कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए जीन के एक्सप्रेशन का, बिहेवियर का, यू स्टिल नीड पेडिग्री एनालिसिस। अब ये आप पेडिग्री को, ये आपके सामने पेडिग्री है, यू ट्राई टू एनालाइज दिस पेडिग्री एंड कम टू अ कंक्लूजन कि किस टाइप की पेडिग्री। सबसे पहला पॉइंट जो बताया है वो ये है कि आप ये देखेंगे कि वेदर इंडिविजुअल्स ऑफ बोथ सेक्सेस आर अफेक्टेड। क्या दोनों सेक्सेस के इंडिविजुअल अफेक्टेड है? हाँ, मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है। इट मींस इट इज अ ऑटोसोमल ट्रेट। के बाद आपने ये देखा कि डिजीज इज अपीयरिंग इन एवरी जनरेशन, हर जनरेशन में आपको डिजीज दिखाई दे रही है। इसका सेकंड कंक्लूजन आपने निकाला, इट इज अ डोमिनेंट ट्रेट। फिर आपने ये देखा ये जो इंडिविजुअल, जो ये अफेक्टेड पर्सन है, इसके कितने ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है। यहाँ पे एग्जैक्टली 50% अफेक्टेड दिखा रखे हैं, 1 son and 1 daughter are affected. That means 50% ऑफस्प्रिंग आर अफेक्टेड। इसका मतलब ये हो गया कि ऑटोसोमल ट्रेट है और डोमिनेंट ट्रेट है, और ये पर्सन जो अफेक्टेड है फर्स्ट जनरेशन का, वो हेटेरोजाइगस है। ये 3 कंक्लूजन आपने इस पेडिग्री को देख के निकाले। दिस इज अगेन अ पेडिग्री फॉर योर एनालिसिस। आप इसको एनालाइज करिए। इसमें आप फिर पहला पॉइंट देखेंगे, बोथ मेल एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड। सेकंड पॉइंट आप ये देखेंगे, इन ऑल जनरेशन डिजीज इज अपीयरिंग, हर जनरेशन में डिजीज अपीयर हो रही है, इसका मतलब है डोमिनेंट ट्रेट है। लेकिन यहाँ पे आप ये देखेंगे जो सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन में ऑल ऑफस्प्रिंग आर अफेक्टेड, जितने भी ऑफस्प्रिंग है सबके सब अफेक्टेड है। इसका मतलब है ये जो फादर है, he is homozygous for this particular gene। इस जीन के लिए फादर होमोजाइगस है, इसलिए इसके सभी ऑफस्प्रिंग में डिजीज है। लेकिन मदर क्योंकि नॉर्मल है, तो ये सारे ऑफस्प्रिंग होंगे हेटेरोजाइगस। एक हेटेरोजाइगस अफेक्टेड डॉटर की नॉर्मल पर्सन से मैरिज होती है, क्योंकि ये हेटेरोजाइगस है, 50% ऑफस्प्रिंग इनके अफेक्टेड होंगे। इधर अफेक्टेड सन की मैरिज एक अफेक्टेड लेडी से होती है, इनके भी 50% ऑफस्प्रिंग, इनके 100% भी हो सकते हैं, 50% भी हो सकते हैं, बिकॉज बोथ इनके एक्चुअल में 3:1 की रेशो में अफेक्टेड एंड नॉन अफेक्टेड होंगे। लेकिन केवल 2 ऑफस्प्रिंग है, एक नॉर्मल है और एक है अफेक्टेड। इसका मतलब है कि जो आपकी गिवन पेडिग्री है, दिस इज ऑफ ऑटोसोमल ट्रेट, दिस इज अ डोमिनेंट ट्रेट, एंड फर्स्ट person of the pedigree is homozygous for this trait. एक और पेडिग्री, ये तो आप देखते समझ जाएंगे, दिस पेडिग्री इज अगेन ऑफ अ डोमिनेंट ऑटोसोमल ट्रेट, और ये पर्सन आपका, दिस पर्सन इज हेटेरोजाइगस। नाउ सी दिस पेडिग्री। इस पेडिग्री में फर्स्ट जनरेशन में देयर इज नो डिजीज, फर्स्ट जनरेशन के ऑल पर्सन्स आर नॉर्मल। सेकेंड जनरेशन में फर्स्ट पेयर का एक सन अफेक्टेड है। जो सन अफेक्टेड है हेटेरोजाइगस हो,
नहीं होगा, होमोजाइगस होगा, क्योंकि अनअफेक्टेड पेरेंट्स का ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड। तो ये आपका हुआ मोस्ट प्रोबेबली अ रिसेसिव ट्रेट, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट में अफेक्टेड पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग सभी अफेक्टेड होते हैं क्योंकि जीन डोमिनेंट है। लेकिन रिसेसिव ट्रेट में अगर फर्स्ट जनरेशन के 1 और 2 इंडिविजुअल दोनों हेट्रोजाइगस हैं तो ये तो अनअफेक्टेड होंगे, और इनके 1/4 ऑफस्प्रिंग विल बी अफेक्टेड जो होमोजाइगस होंगे, और आउट ऑफ 4 2 विल बी हेट्रोजाइगस, 1 विल बी होमोजाइगस नॉर्मल। इसमें 4 ही ऑफस्प्रिंग दिखाए हैं जिसमें से कि एक अफेक्टेड, और इनके 2/3 ऑफस्प्रिंग जो है वो होंगे आपके हेट्रोजाइगस। तो ये सेकेंड जनरेशन में इंडिविजुअल 4 और 5 की मैरिज से फिर अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हुआ है। इट मींस 4 and 5 बोथ आर हेट्रोजाइगस। और ये जो आपने फर्स्ट जनरेशन में देखे थे पेरेंट्स, इसमें से एटलीस्ट 1 इज हेट्रोजाइगस फॉर द जीन। इन दोनों में से एक हेट्रोजाइगस है या दोनों भी हेट्रोजाइगस हो सकते हैं। इनके सभी ऑफस्प्रिंग नॉर्मल है, इसलिए चांसेस ये हैं कि ओनली 1 इज हेट्रोजाइगस। तो वो जो 1 हेट्रोजाइगस है वो 1/4 ऑफस्प्रिंग में वो जीन ट्रांसमिट करेगा। तो 2 हेट्रोजाइगस की मैरिज होने से अगेन अनअफेक्टेड पर्सन इज। दिस इज अगेन अ पेडिग्री फॉर योर एनालिसिस। में भी आप देखेंगे मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है। इट मींस इट इज अ पेडिग्री ऑफ सम ऑटोसोमल ट्रेट। हर जनरेशन, ये आपकी इस जनरेशन में एक पर्सन अफेक्टेड है, नेक्स्ट जनरेशन क्लियर है, का मतलब है इट इज अ रिसेसिव ट्रेट। और ये जो मदर है, मदर नेचुरली होमोजाइगस होगी रिसेसिव ट्रेट के लिए। तो जितने भी ऑफस्प्रिंग है ऑल विल बी हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस डॉटर की एक अफेक्टेड पर्सन से मैरिज हुई तो उनके 50% ऑफस्प्रिंग, 2 डॉटर में से एक डॉटर अफेक्टेड है। ये पर्सन हेट्रोजाइगस भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। इसकी नॉर्मल पर्सन से मैरिज हुई, कोई भी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड नहीं है, तो चांसेस आर कि ये हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, और ये जो लेडी है ये होमोजाइगस नॉर्मल। Another pedigree of autosomal trait. फर्स्ट जनरेशन में ये कपल में एक पर्सन अफेक्टेड है, नेक्स्ट जनरेशन में कोई नहीं है, दैट मींस इट इज अ रिसेसिव ट्रेट। इसके बाद ये वाली जो सेकंड मैरिज है इसमें दोनों नॉर्मल हैं बट देयर वन डॉटर इज अफेक्टेड। इसका मतलब है कि ये दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस। ये रिसेसिव ट्रेट है क्योंकि थर्ड जनरेशन में अफेक्ट नहीं हो रहा। अनअफेक्टेड पेरेंट्स का ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड। ये फिर दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड है बट दे आर हेट्रोजाइगस, सो दे आर प्रोड्यूसिंग द अफेक्टेड डॉटर। So it is a autosomal recessive pedigree. Now again there is a pedigree for your analysis. Pedigree में आप देख रहे हैं only males are affected, केवल males affected। इसका मतलब है कि ये sex linked pedigree है। फर्स्ट जनरेशन में 1 son is affected, इसका मतलब है मदर इज कैरियर। एक डॉटर के ऑफस्प्रिंग में से आउट ऑफ 2 sons 1 son is suffering from hemophilia or colored blindness. One daughter is carrier because she is producing 1 hemophilic son and 1 carrier daughter, क्योंकि इस carrier daughter का नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट सन जो है वो, ये आपको पहले भी मैंने एक्सप्लेन करा था कि जो सेक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड ट्रेट है उसमें फादर नेवर ट्रांसमिट्स हिज डिजीज टू हिज सन। फादर कभी भी अपने सन को एक्स क्रोमोसोम ट्रांसमिट नहीं करता, इसलिए जो फादर है अगर वो हीमोफिलिक है तो उसका कोई भी सन हीमोफिलिक नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फादर का सन की मैरिज नहीं दिखा रखी, लेकिन जो फादर है वो कभी भी उसका सन इफेक्टेड नहीं होगा। और कैरियर डॉटर जो होगी वो अपने सन को हीमोफिलिया ट्रांसमिट करेगी और एक जीन डॉटर को ट्रांसफर करेगी, जो डॉटर कैन बी कैरियर। अगर वो डॉटर का सन फिर से हीमोफिलिक है तो इट मींस डॉटर इज कैरियर। यहाँ पे इसके ये जो इंडिविजुअल है इधर एरो शो कर रखा है, तो इट मींस दिस इज पर्सन वाज या दिस पर्सन इज प्रोबेंड, जिसकी वजह से इस पेडिग्री की एनालिसिस शुरू। तो दिस पेडिग्री इज ऑफ अ
X-linked recessive trait. This is all about pedigree analysis. Thank you for your patience listening.